प्रधानमंत्री मोदी संबोधन કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। मन में था कि एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, क्योंकि गुजरात पेट्रोलियम क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन अब जिस प्रकार से देश और दुनिया की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी ने अपना रूप लिया है, मैं गुजरात सरकार से आग्रह करूंगा कि कानून में अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन करके इसको सिर्फ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बजाय अच्छा होगा, अब इसको हम एक एनर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करें उसका नाम, क्योंकि उसका रूप दायरा बहुत विस्तार होने वाला है। और आप लोगों ने इतने कम समय में जो कमाया है, जो देश को दिया है, शायद एनर्जी यूनिवर्सिटी इसका विस्तार बहुत बड़ा लाभकर्ता देश को होगा। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कल्पना मेरी ही थी और आज मेरी ही कल्पना का विस्तार करते हुए मैं पेट्रोलियम की जगह पे पूरा एनर्जी सेक्टर को इसके साथ जोड़ने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। आप लोग विचार कीजिए, अगर ठीक लगता है मेरा सुझाव तो उस पर देखिए। यहां स्थापित होने जा रहे 45 मेगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर टेक्नोलॉजी, देश के लिए पीडीयू के लार्जर विजन को भी ये प्रकट करता है। साथियों, आज आप ऐसे समय में इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकल करके इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जब पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आज भारत में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की, एंटरप्राइज स्पिरिट की, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। यानी आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहुंचे हैं। इस दशक में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लाखों करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। इसलिए आपके लिए रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अवसर ही अवसर है। साथियों, आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें भी आप सभी के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। देश की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। इस सेक्टर के आप जैसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक विशेष फंड भी बनाया गया है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई कंसेप्ट हो जिसे आप इंक्यूबेट करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए एक बेहतरीन अवसर भी है, एक सरकार की तरफ से तोहफा भी है। वैसे मुझे एहसास है कि आज जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं
तो थोड़ी चिंता भी होगी। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना का समय है, पता नहीं कब सब ठीक होगा, और इनमें से आपके मन में जो चिंताएं आती हैं वो स्वाभाविक भी हैं। एक ऐसे समय में ग्रेजुएट होना, जब पूरी दुनिया इतने बड़े संकट से जूझ रही है, ये कोई आसान बात नहीं है। તો વર્ચ્યુઅલ સમારોહમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સંબોધન કર્યું। ગુજરાતવાસીઓને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પણ પાઠવી અને સાથે જ જે વિદ્યાર્થીઓ ગ્રેજ્યુએટ થયા છે તેમને પણ શુભેચ્છા પાઠવી। એક સમય લોકો યુનિવર્સિટી પર સવાલ ઉઠાવતા હતા, પરંતુ હવે અહીંની ફેકલ્ટી પ્રોફેસરે સારા જવાબ આપ્યા છે તમામ સવાલોના। પીડીપીયુના દીક્ષાંત સમારોહમાં પીએમ મોદી વર્ચ્યુઅલ રીતે ભાગ લીધો તેમણે અને સાથે જ વિદ્યાર્થીઓને પણ શુભકામનાઓ પાઠવી। 2600 વિદ્યાર્થીઓ વિડીયો કોન્ફરન્સથી ડિગ્રી લેશે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આ સંબોધન કર્યું। रास्ते अलग होंगे, लेकिन मंजिल एक थी, मां भारती की आजादी। कश्मीर से लेकर के काला पानी तक हर काल कोठरी में, हर फांसी के फंदे पर से एक ही आवाज उठती थी, दीवारें एक ही बातों से गूंजती थी, फांसी की रस्सियां एक ही बात से सुशोभित होती थी, और वो नारा होता था, वो संकल्प होता था, वो जीवन की श्रद्धा होती थी, मां भारती की आजादी। मेरे नौजवान साथियों, आज हम उस दौर में नहीं है, लेकिन आज भी मातृभूमि की सेवा का अवसर वैसा ही है। अगर उस समय नौजवानों ने अपनी जवानी आजादी के लिए खपाई, तो हम आत्मनिर्भर भारत के लिए जीना सीख सकते हैं, जी करके दिखा सकते हैं। आज हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद ही एक आंदोलन बन जाना है, एक आंदोलन का सिपाही बनना है, एक आंदोलन का नेतृत्व करना है। आज हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए हर हिंदुस्तानी को, और खास करके मेरे नौजवान साथियों, आपसे मेरी अपेक्षा है, हमें अपने आप को खपाना है। आज का भारत परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। आपके पास वर्तमान के साथ ही भविष्य के भारत का निर्माण करने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सोचिए कैसे गोल्डन पीरियड में हैं आप, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष 2022 में हो रहे हैं, और भारत की आजादी के 100 साल 1947 में हो रहे हैं। मतलब कि ये 25 साल आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल है। देश के 25 महत्वपूर्ण साल और आपके 25 महत्वपूर्ण वर्ष एक साथ है, इन ट्यून है। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलेगा जो आपको मिला है। आप देखिए, जीवन में वही लोग सफल होते हैं, वही लोग कुछ कर दिखाते हैं जिनके जीवन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होता है। सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत, उसकी कुंजी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कभी बारीकी से
आप देखोगे जो विफल होते हैं उनके जीवन की तरफ देखोगे, आपके दोस्तों की तरफ देखोगे, तो उसका कारण हो उनके मन में हमेशा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय सेंस ऑफ बर्डन इसके बोझ के नीचे दबे हुए रहते हैं। यार क्या करूं, एग्जाम आ रही है, यार क्या करूं, जल्दी जाना, हर बार बर्डन। देखिए दोस्तों, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव व्यक्ति के जीवन में सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी जन्म देता है। उसको रास्ते में कभी रुकावटें नहीं, बल्कि अवसर ही अवसर दिखते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति के पर्पस ऑफ लाइफ के साथ ट्यून्ड हो, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस ऑफ लाइफ दो ऐसी पटरियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ सकती है। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने भीतर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर बनाए रखिएगा। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए हो, देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो। आज देश अनेक सेक्टर्स में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, इच्छाओं के अंबार से संकल्प की शक्ति अपरंपार होती है। करने को बहुत कुछ है, देश के लिए पाने को बहुत कुछ है, पर आपका संकल्प, आपके लक्ष्य फ्रैगमेंटेड नहीं होने चाहिए, टुकड़ों में बिखरे पड़े नहीं होने चाहिए। आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, आप खुद में एनर्जी का एक विशाल भंडार भी महसूस करेंगे। आपके भीतर का जो एनर्जी का पूल है वो आपको दौड़ाएगा, नए नए आइडिया देगा, नई ऊंचाई पर ले पहुंचाएगा। और एक बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आज हम जो भी हैं, जहां भी पहुंचे हैं, थोड़ा मन को पूछ लेना, क्या इसलिए आप पहुंचे हैं कि आप अच्छे मार्क्स ले आए थे? क्या इसलिए पहुंचे हैं कि आपके मां बाप के पास पैसे बहुत थे? क्या इसलिए पहुंचे हैं कि आपके पास प्रतिभा थी? ठीक है, इन सारी बातों का योगदान होगा, लेकिन अगर ये सोच है तो ये सोच बहुत अधूरी है। आज हम जहां भी हैं, जो भी है, हमसे ज्यादा हमारे अगल बगल के लोगों का योगदान है, समाज का योगदान है, देश का योगदान है, देश के गरीब से गरीब का योगदान है, तब जाकर मैं आज यहां पहुंचा हूं। कभी कभी हमें इसका एहसास ही नहीं होता है। आज भी जिस यूनिवर्सिटी में उसे बनाने में कितने ही मजदूर भाई बहनों ने अपना पसीना बनाया होगा, कितने ही मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपना टैक्स दिया होगा, तब जाकर के ये यूनिवर्सिटी बनी होगी, इस यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई होगी है। ऐसे कई लोग होंगे जिनके नाम का आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन उनका भी आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ योगदान है। हमें हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि हम उन लोगों के भी ऋणी हैं, हम पर उनका भी कर्ज है। हमें समाज ने, देश ने यहां तक पहुंचाया है,
इसलिए हमें भी संकल्प लेना होगा कि हम भी देश को का जो ऋण हम पर है उस ऋण को मैं उतारूंगा, मैं उससे समाज को वापस करूंगा। साथियों, मानव जीवन के लिए गति और प्रगति अनिवार्य है। साथ साथ हमें भावी पीढ़ी તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગાંધીનગર સ્થિત પંડિત દીનદયાળ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટીના 8મા દીક્ષાંત जैसे भविष्य के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, विकास के लिए क्लीन एनर्जी की बात होती है, वैसे ही जीवन में भी दो बातें जरूरी है। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, अपने अनुभव से बताता हूं। दो बातें बहुत जरूरी है। एक क्लीन स्लेट और दूसरा क्लीन हार्ट। हम अक्सर सुनते हैं, आप भी बोलते होंगे, आप भी सुनते हैं, छोड़ो यार ये तो ऐसा ही है, छोड़ो यार कुछ नहीं होगा, अरे यार अपना क्या है, चलो एडजस्ट कर लो, चलो चलते चलो। कई बार लोग बोलते हैं कि देश में ये सब ऐसे ही चलेगा, हमारे यहां तो ऐसे ही होता रहा है। अरे भाई यही तो अपनी परंपरा है, ऐसे ही होना है। साथियों, ये सारी बातें हारे हुए मन की बातें हुई है, ये टूटे हुए मन की बातें होती है। एक प्रकार से जिसको जंग लग गए ऐसे मस्तिष्क की बातें होती है। ये सारी बातें कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में चिपक जाती है, वो इसी अप्रोच के साथ हर काम करते हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, 21वीं सदी का जो युवा है, उसको एक क्लीन स्लेट के साथ, पूरी तरह क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये जो पत्थर की लकीर बनी हुई है कि कुछ बदलेगा नहीं, उस लकीर को क्लीन करना होगा। इसीलिए क्लीन सेट, उसी प्रकार से क्लीन हार्ट, इसका अर्थ मुझे नहीं समझाना पड़ेगा। क्लीन हार्ट का मतलब ही है साफ नियत। साथियों, जब आप प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसी भी नई चीज के लिए दरवाजे आप खुद ही बंद कर देते हैं। साथियों, अभी से 20 साल पहले का समय था जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था। अनेक चुनौतियां थी, अनेक स्तर पर काम हो रहा था। अब मैं नया मुख्यमंत्री बना, मैं पहले दिल्ली में रहता था, अचानक मुझे गुजरात आना पड़ा। मेरे पास रहने के लिए तो कोई जगह नहीं थी, तो गांधीनगर के सर्किट हाउस में मैंने कमरा बुक कर लिया। अभी शपथ होना बाकी था, लेकिन तय हो चुका था मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। तो स्वाभाविक है, लोग गुलदस्ते लेकर के आ जाते हैं, मिल जाते हैं। लोग मिलने आते थे, लेकिन जो भी आते थे वो बातचीत में अक्सर मुझे ये कहते थे कि मोदी जी अब आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक काम जरूर कीजिए। करीब करीब 70-80% लोग यही बताए। क्या कहते थे, आपको भी सुनकर के आश्चर्य होगा। वो कहते थे कि मोदी जी कुछ भी कीजिए, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करिए। मैं कहता हूं 2001 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, तब गुजरात के लोग मुझे मिलते थे, यही कहते थे, साहब कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ऐसा कुछ करो ना।
इससे आप सोच सकते हैं कि बिजली की क्या हालत थी उस समय। और मैं भी जिस तरह के परिवार से आता हूं, मुझे भी ये अच्छी तरह पता था कि बिजली का होना और न होना कितना महत्व रखता है। मैंने सोचा कि भाई लोगों की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या।